हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस क्लास में हम पढ़ रहे थे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन ट्रीज और क्लासिफिकेशन का इम्प्लीमेंटेशन वी हैव सीन, उस पर डिस्कशन चल रहा था। रिजल्ट्स जो हमने ऑब्टेन करा, ट्री बनाया, ओके, और एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे थे कि जो टर्म्स हैं वो क्या डिनोट कर रही है, व्हाट डज दे मीन। ओके, तो उसी को ध्यान में रखते हुए एक कोड आप देख रहे हैं। आई टुक इरीज डेटा सेट। ओके, क्लासिफिकेशन करना है तो इरिस डेटा सेट लिया, एसकेलन से ट्री इंपोर्ट करा, डेटा को लोड कर दिया, एक्स और वाई अलग कर दिए, ठीक है, फीचर्स और टारगेट अलग कर दिया, और यहाँ मैंने डिसीजन ट्री क्लासीफायर लिया, उसके अंदर एक्स एंड वाई फिट कर दिया। दैट मीन्स ट्रेनिंग हो रही है मॉडल की। ओके, मॉडल ट्रेन हो गया। मॉडल ट्रेन होने के बाद भाई मैंने यहाँ पर ट्री को प्लॉट कराया। ओके, टू प्लॉट अ ट्री, फाइन। तो यहां जब मैंने ट्री को प्लॉट कराया, ओके, तो उसने ये डिटेल्स मुझे प्रिंट करी, और इन डिटेल्स को प्रिंट करने के बाद उसने मुझे ये ऐसा ट्री लाइक स्ट्रक्चर बना के दे दिया। तो हमारा डिस्कशन चल रहा था प्रीवियस क्लास में कि एक्स थ्री लेस देन इक्वल टू 0.8, इसका मतलब क्या है, जिनी 0.667 ये क्या है, नंबर ऑफ सैंपल्स 150 हैं तो वैल्यू 50 50 50 क्या है। ऐसा करके हमारा प्रीवियस क्लास में डिस्कशन चल रहा था। तो इसी को लेकर मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ आपको, ठीक, कि पहली बात, मशीन लर्निंग मॉडल्स ना ब्लैक बॉक्स मॉडल होते हैं। अंदर क्या कर रहे हैं, कैसे रिजल्ट्स निकाल के दिया है, ये हिडन रखते हैं। ठीक है, जितना हो सकता है विजुअलाइजेशन की हेल्प से या कोई और तरीका जो है, दैट इज फीचर इंपॉर्टेंस बता दो, ठीक है, कि ये फीचर जो है मेरी एल्गोरिदम के हिसाब से इंपॉर्टेंट था, उसने इसको सिलेक्ट करा, इसकी स्प्लिटिंग करी, ठीक है, जिसे हम कहते हैं ना एक्सप्लेनेबल एआई, उसका यूज करके। तो ये सब टर्मिनोलॉजी आई है ये पता करने के लिए कि मशीन लर्निंग मॉडल के अंदर हो क्या रहा है, रिजल्ट कैसे निकाले उसने। ठीक, तो ये डायग्राम मेरे सामने आया, पूरा ट्री बना, बाइनरी क्लासी जो है बाइनरी, ठीक है, बाइनरी ट्री आप देख बनते हुए नजर आ रही है आपको यहाँ पर। ठीक, तो भाई मेरे पास क्लासेस तो ज़्यादा थी, ठीक है, तो यहाँ जैसे देखिए 50 50 50, इसका मतलब यह है कि ये मल्टी क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है, ये 3 क्लासेस नज़र आ रही हैं यहाँ पर। हाँ, जब ट्री बनी तो आप देख रहे हैं 2 सब ट्री बनते हुए नज़र आ रही है। और यदि मैं देखूं यहाँ तो जिनी इक्वल टू 0, यानी कोई इम्प्यूरिटी नहीं है, यानी आई एम अवेलेबल विद 1 क्लास कंप्लीट, तो कोई इम्प्यूरिटी बची नहीं, तो फर्दर एक्सप्लोर होगी ही नहीं ये ट्री। तो प्रीवियस क्लास में इस पे डिस्कशन हो चुका है कि यदि डायग्राम ऐसा मिले तो उसको क्या कहना है। अच्छा, बाय डिफॉल्ट तो वो 2 ही मानता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। फिर हमने अपनी तरफ से जो कोड बनाया था उसमें नंबर ऑफ सब ट्री दिया कि चलो तुम 3 ले लो, 4 ले लो, तो भी वो सॉर्ट आउट करते हुए, ठीक है, 2 2 ही बना रहा था। सो इट्स अ सब्जेक्ट ऑफ द सोल्यूशन बेस्ड अपॉन द जिनी इंडेक्स। ओके, उसने क्या सॉल्व करा है, तो वो 2 ही जो है सब ट्री यहाँ बना रहा था। ऐसा नहीं कि आपने 3 दे दिया तो 3 3 बनाने लग जाए, या आपके पास टारगेट में 3 थे, 3 क्लासेस थे, तो वो 3 यहाँ पर सब ट्री बनाया, ऐसा कुछ भी नहीं था। आप देख सकते हैं कि आई एम हैविंग इनिशियली 150 सैंपल्स, 50 ऑफ ईच, वो बोल भी रहे हैं यहाँ पर 50 50 50, ठीक है, और जब वो डिवाइड हुआ तो एक 50 उसने अलग करा और बाकी 100 अलग कर दिए। उसमें दोनों क्लासेस हैं, ये जो 100 है इसमें दोनों क्लासेस हैं 50 50 की, उसको उसने अलग कर दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक 50 इधर यदि वो ऐसा एक 50 एक 50 एक 50 कर देता तो वही सॉल्व हो जाता, फिर तो ट्री बचता ही नहीं कुछ सॉल्व करने के लिए। क्योंकि आप देख लीजिए, जैसे ये 50 मुझे यहां पर मिल गया, इसका मतलब ये सॉल्व हो चुका है, कोई इंप्यूरिटी नहीं है। अब यहाँ 100 है, और इंप्यूरिटी जब तक है, जब तक आपके पास मिक्स क्लासेस हैं, जब तक इंप्यूरिटी है,
जहां वो मिक्स क्लासेस खत्म हुई वहां इंप्यूरिटी खत्म हो गई। ये खेल हो गया। तो ये भी समझना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो यहाँ अभी भी इंप्यूरिटी है, 100 में 50-50 का मिक्सचर है। फर्दर स्प्लिट होगा ये। तो करा इसने आगे, ये देखिए 49 ये कुछ करा, 49.5 करा, यहाँ 149 करा, ऐसे करके कुछ हुआ। ठीक है, 1 एंड करके यहाँ पर आया, थोड़ा सा डल है लेकिन स्प्लिटिंग यहाँ पर हुआ। टोटल 54 सैंपल थे, तो 49.5 एंड 145 ऐसा करके यहाँ पर आया। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा फिर मैंने और देखा कि भाई तुम ये क्या कहना चाह रहे हो, ये टेक्स्ट 0.5 0.9 इसका क्या मतलब है। ठीक है, क्योंकि जब मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी कोड दिखाया था, पूरा ट्री बनाया, एल्गोरिदम तो खैर हम समझ गए थे वर्किंग क्या होती है, ये बता गए। ठीक है, जब हमने बनाया तब भी कुछ ऐसे ही नजर आ रहा था। ठीक है, ये देखिए, ये आपका पूरा 0.3181 0.91 ये सब क्या है। ठीक, ये कह रहा है टेक्स्ट और ऐसे कुछ कोऑर्डिनेट दे रहा है, फिर आगे लिख रहा है x3 लेस देन 0.8 इन वगैरह वगैरह, नंबर ऑफ सैंपल्स एंड ऑल, ये चीजें जो है वो बाद में कह रहा है। ठीक है, तो हमको सब पता होना चाहिए यार, हम जब पढ़ रहे हैं ना तो सब पता होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे यहां पर लिखा है टेक्स्ट 0.5 0.916666 ऐसा कुछ लिखा है, तो इसका मतलब है लोकेशन, इसका मतलब है पोजीशन ऑफ द टेक्स्ट। ठीक है, तो टेक्स्ट 0.5 0.91 रिप्रेजेंट द पोजिशनिंग ऑफ अ टेक्स्ट विद इन अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो आपने वो ग्राफ बनाया ना, आपने वो ट्री का पूरा प्लॉट बनाया ना, तो इट्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो वो बता रहा है लोकेशन टेक्स्ट की कि कहां पर वो प्लेस्ड है। ओके, फाइन, सो दैट्स द थिंग। ऑल राइट, पोजिशनिंग ऑफ अ टेक्स्ट विद इन अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सच अ प्लॉट और अ चार्ट। तो भाई ये जो टेक्स्ट पुटअप करा है उसने कहाँ किस पोजीशन पे करा है उसके बारे में बोल रहा है ये 0.5 0.91। अब ये उसका इंटरनल कैलकुलेशन है। अब आप बोलो कि सर कैलकुलेट कैसे करता है, तो इंटरनल कैलकुलेशन है, उसको टेक्स्ट को कहां पर प्लॉट करना है, कहां पर वो टेक्स्ट आ रहा है, तो बताया उसने कि इस पोजीशन पर जहां पर x 0.5 है, y 0.9 है, वहां पर मैं ये प्लेस कर रहा हूं। ठीक है, सो इट्स जस्ट अ पोजीशन ऑफ द टेक्स्ट वेयर इट इज प्लेस्ड। ये तो छोड़ो, इसका कोई इतना मैटर नहीं है। अब वो जब लेफ्ट ट्री बनेगी तो ये उधर खसक जाएगा लेफ्ट में, तो एक्स कम हो जाएगा और वाई भी कम हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो देख लो ये अपने आप स्वाभाविक पता चल रहा है। 0.42 का मतलब ये कि लेफ्ट में खसक गए और 0.75 का मतलब वाई से नीचे आ गए, अपने आप पता चल रहा है। ये देख लो, ये जब ये वाला पोर्शन बनाएगा, ठीक है, तो अगेन एक्स साइड में आ गया। ओके, तो भाई ये भी क्लियर हो रहा है मुझे। तो पोजीशन है वेयर द टेक्स्ट इज प्लेस्ड, जो आपका ग्राफ बना है, प्लॉट बना है, उसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा है। हाँ, खास समझने वाली चीजें वो ये है कि x3 लेस देन इक्वल टू 0.8 लिखा है, इसका मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन। x लेस देन इक्वल टू 0.8, 3 लेस देन इक्वल टू 0.8, जिनी जो है 0.667, बाकी ये तो हम समझ गए कि टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स है, टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज डेटा में 150 है, और 50-50-50 का मतलब 3 क्लासेस हैं, और तीनों की 50-50-50 जो है वो वैल्यूज हैं। तो ये इतना तो समझ में आ गया, इतना और बता दो ये क्या है, क्योंकि मेरे को यदि समझाना पड़े किसी के सामने कि ये आपका जो रिजल्ट आया है, तो मैं क्या बोलूंगा, उसको क्या जवाब दूंगा कि क्या है ये। ठीक है, तो हम कहना चाहेंगे इनके बारे में कि जो x3 लेस देन इक्वल टू 0.8 है, इट इंडिकेट्स द कंडीशन बीइंग इवैल्यूएटेड। okay, it indicates the condition being evaluated based on the value of feature x3 being less than equal to 0.8। ठीक है, तो भाई ये कह रहा है कि कंडीशन चेक हुई है, 0.8 से चेक हुई है। ओके, तो यार इसी पर ही क्यों हुई बात। आप यदि जिनी देखो तो जिनी काम कैसे करता, जिनी हर एक पॉइंट पर वो देखेगा कि कौन सी कैटेगरी है। जिनी का क्लासिफिकेशन में ही यूज होता है, और आपने देखा है वो वेदर वाला, यस नो वाला आपने काम करा है।
ठीक है, तो लेट मी शेयर माय एंटायर स्क्रीन और थोड़ा-सा वर्ड पर मैं इसको जो है बताना चाहूँगा, ठीक है? और बहुत इम्पोर्टेंट है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को समझना। ओके, सो लेट मी शेयर माय एंटायर स्क्रीन नाउ एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। उन्होंने कहा कि ये चीज़, ओके, ऐसा कुछ हम डायग्राम बनाना चाह रहे हैं। आपसे क्या कहा गया था कि हर एक फीचर को लो टारगेट के साथ, ये कहा गया था आपसे। जो वेदर डेटा सेट था वहां पर भी आपके पास 4 फीचर थे, 4 फीचर थे और एक टारगेट था, डिसीजन कि खेलना है या नहीं खेलना है। तो आपने बड़े प्यार से यहां पर यस और नो बनाया था, ठीक है, और आखिरी में नंबर ऑफ इंस्टेंसेस टोटल ये लिखे थे। तो यहां पर मेरे पास 3 क्लासेस हैं, ठीक है। तो दिस इज माय क्लास 1, दिस इज माय क्लास 2, दिस इज माय क्लास 3। मैं इरीज डेटा सेट पे काम कर रहा हूं ना। तो सिटोसा, वर्सी कलर, वर्जिनिका, कुछ ऐसा करके है वो, ठीक है। 3 है, हो सकता है मेरे वर्डिंग्स जो है मैं शायद करेक्ट ना बोलूं। 3 क्लासेस हैं, ओके, तो तीनों को ले लो। और आपके पास कोई एक फीचर है F1, उसकी कोई एंट्री है, डेटा एंट्री है, ठीक है, एंट्री है। तो भाई देख लो कि वो वैल्यू इस क्लास में कितनी बार आई है, इस क्लास में कितनी बार आई है, इस क्लास में इतनी कितनी बार आई है, और टोटल कर लो। ऐसे तो कुछ था। तो ये मुझे लग रहा है यहां पर आपके सामने ये जो रिजल्ट लेकर आया कि x3 लेस देन इक्वल टू 0.8, ये इंडिकेट कर रहा है कंडीशन बीइंग इवैल्यूएटेड। तो कंडीशन तो भैया हर एक पॉइंट पर इवैल्यूएट करी है हम, कंडीशन तो हर एक पॉइंट पे गई है। आप ये देखिए, इस पे भी चेक करेगा, इस पे भी करेगा, इस पे भी करेगा, इस पे सब पे करेगा। वो तो हर एक फीचर की हर एक पॉइंट पे कंडीशन इवैल्यूएट करेगा। वो तो देखिएगा किस कितनी कैटेगरी के कितनी कितनी एंट्री है। फिर वो आपको ये भी पता है कि जीनी इंडेक्स निकालेगा, फिर वेटेड निकालेगा, ये सब करता है वो। और जिस फीचर के अबाउट, ठीक है, सबसे कम जीनी स्कोर आता है उसको सिलेक्ट करता है वो, उस फीचर को स्प्लिटिंग के लिए। ये बात भी है, हमें सब पता है, पूरा पढ़ रखा है हमने। तो भाई दिस कंडीशन इज बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ फीचर x3 being less than equal to 0.8। Gini 0.67 is the Gini impurity score at this particular node। इस नोड पे ये स्कोर था, ठीक है, और ये सबसे कम जीनी था। तभी मेरे को ये वाली वैल्यू सिलेक्ट करनी पड़ी, ठीक है। मतलब ये जो जीनी स्कोर आया है 0.667, ठीक है, इस नोड पे 0.667, दिस इज द मिनिमम जीनी, ओके, ये आया है, ठीक। तो भाई अभी थोड़ा सा और चर्चा का विषय हो गया कि सर ये x3 लेस देन 0.8, थोड़ा सा और आप इसको हाईलाइट करो। सो टू डिटरमाइन विच फीचर द ट्री स्प्लिट ऑन ईच नोड, वी नीड टू लुक एट द कंडीशन, ओके। तो जैसे लाइन है x3 लेस देन इक्वल टू 0.8, द ट्री इज स्प्लिटिंग बेस्ड अपॉन द वैल्यू ऑफ फीचर x3, ठीक है। तो वही मैंने कहा, उस जो भी फीचर है, जो भी फीचर है उसकी थर्ड इंडेक्स वाली वैल्यू वो 0.8 से कम है, उस वैल्यू पर जिनी सबसे कम था, इसलिए उस पॉइंट पर वो स्प्लिट मार गया। तो x3 रिफर्स टू द फोर्थ फीचर ऑफ योर डेटा, ऑब्वियसली। अब अच्छा खेल है, अब ये समझ में आया, चौथा फीचर है ये, ठीक है। तो आपके डेटा में आप कर क्या रहे थे, हर एक फीचर को आपने फीचर नंबर 1 लिया, आपने ये बनाया पूरा, इससे जीनी स्कोर निकाला। आपने फीचर नंबर 2 लिया, यही टेबल बनाई, उससे जीनी स्कोर निकाला। आपने फीचर नंबर 3 ली, यही टेबल बनाई, उससे जीनी स्कोर निकाला। आपने फीचर नंबर 4 लिया, यही टेबल करी, उससे जीनी स्कोर निकाला। तो इससे अभी हमें ये समझ में आया, वो कह रहा है कि x3 का मतलब चौथा वाला फीचर, ये x4, ये x3 यानी चौथा वाला फीचर, ओके, उस पर मुझे जीनी कम मिल रहा, ठीक है, उस पर मुझे जीनी कम मिल रहा है। x3 एक्चुअली रिफर्स टू द फोर्थ फीचर, नॉट द थर्ड। हाँ, वो जीरो से शुरू होता है ना भाई, वहां तो रो और कॉलम्स दोनों जीरो से शुरू होते हैं मेरे डेटा सेट में। तो x3 का मतलब चौथा, मैं समझ गया बात। और 0.8 का मतलब क्या हुआ, इट स्पेसिफाई द कंडीशन फॉर द स्प्लिट, यानी कि it is saying that if the value of the fourth feature is less than or equal to 0.8, the decision tree will follow one branch, and if it is greater than 0.8 it will follow the another branch। तो दो ब्रांचेस तो बन ही रहे हैं यहाँ पर, ये भी हमें जो है वो बात समझ में आई, ये 2 ब्रांच बन रहे हैं।
वो कह रहा है यदि लेस देन हुआ तो ये वाली फॉलो करो और ग्रेटर देन हुआ तो ये वाली फॉलो करो, ये कह रहा है स्प्लिटिंग के लिए। जिनी आया 0.67, तो मैंने चौथा फीचर पकड़ लिया, यस यू आर, और उसमें फिर एक वैल्यू ये आई है लेस देन इक्वल टू 0.8 वाली। इस वैल्यू पर वो जीनी स्कोर कम था, इसलिए हमने कहा कि इस पॉइंट पर ये क्रिटिकल है, ये थ्रेशोल्ड है, इस पर वो स्प्लिट होगा, एक लेफ्ट पे जाएगा एक राइट पे जाएगा। और यदि आप लेफ्ट पे आ रहे हैं तो 0.8 से कम पे जाइए, और 0.8 से ज्यादा पे आ रहे हो तो राइट पे जाइए। ये चीज हमें समझ में आई है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि फीचर यहां कौन सा सिलेक्ट हुआ, भाई हमें बता दो विच फीचर इज सिलेक्टेड, तो आप उसको बिठाल के अच्छे से प्यार से बोलना, देख भाई डिसीजन ट्री में हमें वो फीचर जिसका जिनी का सबसे कम आता है उसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। और उससे बोलना ऐसे हर एक इंडिविजुअल फीचर को ले लेके टारगेट के साथ टेबल बनती है हमारी, ठीक है, और सबका स्कोर निकालते हैं अपन। उसको वेदर डेटा सेट समझा देना, ये इरीज है। इरीज थोड़ा सा क्या है, वो बेसिक वाले से सब समझते हैं, इरीज में भी वैसे ही काम हुआ। तो ये समझाओगे, सबके स्कोर निकालोगे। इसने कहा x3 लेस देन इक्वल टू 0.8, तो ये जो है वो थ्रेशोल्ड बना। यहां पर जीनी स्कोर 0.667 आया, कैलकुलेट करा होगा उसने, ठीक है, ये स्कोर आया। तो भाई इसके अबाउट स्प्लिटिंग हो गई, अलग हो गया, ठीक है, एक लेफ्ट बन गया एक राइट बन गया। और ऐसी स्प्लिटिंग हुई है यहां आप देखेंगे कि ये तो सेचुरेट ही हो गया पूरा, एक क्लास पूरी यहीं आ गई 50 वाली। हाँ ये नहीं हुआ था, इस पे फिर वही काम करेंगे, फिर सेपरेट करेंगे सर, ठीक है। ये चलता जाएगा जब तक वो पूरा फाइनली सॉल्व ना हो जाए, और ये हुआ है यहाँ आखिरी तक, ठीक है। ये पूरा जो है जीनी जीरो आ गए यहाँ, जहां पर जीनी जीरो आया ना इंप्यूरिटी खत्म। जब तक जीनी है तब तक इंप्यूरिटी है, और उससे वो इस नंबर ऑफ सैंपल से भी पता चल जाता है। अब जैसे यहाँ पर 100 सैंपल है, वो भी दो अलग अलग क्लास के, तो इंप्यूरिटी है, सीधी सी बात है, तो और स्प्लिट होगा। जब तक क्लासेस हैं अलग अलग तब तक वो स्प्लिट होगा, इंप्यूरिटी है ना वो। हाँ यहां पर देखो एक ही क्लास के 50 मिल गए तो कोई इंप्यूरिटी नहीं है, जिनी जीरो, बात खत्म, अब फर्दर स्प्लिट हो नहीं सकता है। इस तरीके से काम करता है डिसेंट्री। और एक चीज मैं शुरुआत में ही बोल दिया मेरे लेक्चर के टाइम पे कि ये मशीन लर्निंग के जितने भी मॉडल होते हैं ना ब्लैक बॉक्स होते हैं, अंदर कहां से वो रिजल्ट लेकर आ रहे हैं हम वो बताते नहीं है। फिर भी अपनी तरफ से ये विजुअलाइजेशन कर लेना या एक्सप्लेनेबल एआई लगा लेना, उससे हम कोशिश करते हैं समझने की, हाँ भैया ठीक है, लग रहा है कि ऐसे रिजल्ट लेकर आ रहा है। अब यदि कोई कोई यदि बोले कि ये x3, तो उसको समझ में थोड़ी ना आएगा x3 का मतलब क्या होता, समझाइए। तो अब हमें लगा यार x3 का मतलब चौथा वाला फीचर पे स्प्लिट हुआ है, इस पर्टिकुलर वैल्यू चौथा वाला फीचर में यदि उसकी वैल्यू 0.8 है तो 0.8 थ्रेशोल्ड है, ठीक है। उसी पर ही जो जिनी है वो सबसे कम आ रहा है 0.667, तो वो स्प्लिट मार रहा है लेफ्ट में और राइट में। ये समझ पाए। ये भी नहीं है कि भैया 3 क्लास है तो तीन तीन सब ट्री बने, ये भी नहीं है भाई, बन 2 सब ट्री रही है, ये एक ही है और एक ही है। तो ये भी अपने दिमाग से निकाल दीजिए, 3 क्लास है 3 सब ट्री, नहीं ये भी नहीं, सब अपने दिमाग से निकालिए। ये पूरा उसका, और ये टेक्स्ट वेक्स ये भैया पोजीशनिंग है, इसका कोई लेना देना नहीं है अपने अंडरस्टैंडिंग में, जस्ट अ पोजीशन, दैट्स इट। ओके, यस पवन सर। सर ये वेदर का डेटा कहाँ पे है? ढूंढने की कोशिश कर रहा था मैं उसके अप्लाई करने की। ओके, वेदर का डेटा, सर वेदर का डेटा तो हमें बनाना पड़ेगा। ओके, वैसे मैं तो आपको, ऐसे अवेलेबल नहीं है क्या? नहीं सर ऐसे नहीं है, वो सिर्फ एक्सप्लेनेशन पॉइंट ओके ऑफ चलो व्यू है ठीक सर ठीक। वो वेदर वाला डेटा। ओके ओके सर। तो आपको वो डेटा आप कई रिसोर्सेस में मिल जाएगा जस्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन। बाकी सर आपको यदि कुछ ट्राई करना हो तो ये इरीज का है, मैं कोड शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, आप सर इस पर एक्सपेरिमेंट करिएगा, ठीक है सर। और वैसे मैंने यह बना ही दिया है आपके सामने, कोड पूरा है, इस पर सर करिएगा आप, ठीक है। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन के लिए पूरा हुआ। अब मुझे रिग्रेशन बताना है आपको, ठीक है। तो रिग्रेशन में एमएससी लगा था, मीन स्क्वायर एरर लगाया था हमने रिग्रेशन के अंदर। ओके, वहां जीनी फिनी काम नहीं करते क्योंकि वो क्लासिफिकेशन नहीं है, ठीक है। तो ना एंट्रोपी लगेगी ना जीनी लगेगी ना इंफॉर्मेशन गेन लगेगा। हाँ स्प्लिटिंग डिसीएंट्री करता था वो, रिग्रेशन में भी करेगा, ठीक है।
तो क्या क्या हुआ, अब ये कोड देखते हैं अपन सामने। आपने जो है वो नंपाई लिया, हाँ ठीक है, देवेश ने कुछ रिसोर्स यहाँ शेयर कर दिया है, ठीक है, वेदर डेटा आपको यहाँ से मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा आप, वैसे तो मैं नोट्स कर ही रहा हूँ तो उसमें भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। इमेज इमेज हो तो कोई इशू नहीं है, आप खुद से बना लीजिएगा, ठीक। तो ये है डिसीजन ट्री रिग्रेशन। ऑलराइट, नंपाई लिया, क्लास बनाया डिसीजन ट्री रिग्रेसर, ओके, डेप्थ मैंने अभी भी नन करी है, ओके, मिक्स डेप्थ नन, अभी कोई डेप्थ नहीं दिया है, ठीक है। डेटा फिट कर दिया एक्स और वाई इसके अंदर और बोला कि ट्री से कि तुम ग्रो करो। यही कॉन्सेप्ट हमने क्लासिफिकेशन के लिए भी अप्लाई करा था कि ट्री को ग्रो करवाना है, तो ये रहा मेरा ग्रो करवाने वाला कोड, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो आपने यहां एक्स दिया, वाई दिया, डेप्थ 0 है अभी, ठीक है। यदि डेप्थ डेप्थ से कम है, मैक्सिमम डेप्थ से कम है, तो भाई ट्री को एक्सप्लोर करो। इफ योर डेप्थ इज लेस देन द मैक्स डेप्थ, तो भैया ये मैक्स डेप्थ तो है ना, यूजर देगा अपनी तरफ से एज एन इनपुट कि किस लेवल तक उसको ट्री को एक्सप्लोर करवाना है। दिस इज वन ऑफ द हाइपर पैरामीटर, आज हम वो भी चेक कर लेंगे, इस कोड के बाद देख लेंगे कि हाइपर पैरामीटर डिसीजन ट्री में क्या होते हैं, ठीक है। तो ये मैक्सिमम डेप्थ यूजर देगा अपनी तरफ से कि किस लेवल तक एक्सप्लोर करना है ट्री को, ओके। यदि ये कम है इससे तो भाई एक्सप्लोरेशन करिए। अब यहां बेस्ट स्प्लिट वही वही जैसे क्लासिफिकेशन में था वो यहां पर भी आ गए, बेस्ट स्प्लिट तो अलग से इसका मेथड बनाया है, बेस्ट स्प्लिट ये रहा, ठीक है, अलग से मेथड बनाया। तो उन्होंने कहा लेट अस अज्यूम कि बेस्ट स्कोर जो है वो इंफिनिटी है, ठीक है, फ्लोट आईएनएफ करके बोला बेस्ट स्कोर इंफिनिटी। अभी बेस्ट फीचर कौन सा मेरे को पता नहीं, किस वैल्यू पर स्प्लिट होगा ये मेरे को पता नहीं, दोनों को नन करो और लूप लगा दो, हर एक फीचर को एक्सप्लोर करो। यहां पर भी यही होता है, आपको पता है कि जब रिग्रेशन की बात हुई थी, रिग्रेशन की बात हुई थी, ओके, लेट अस अज्यूम यही आपका डेटा है कुछ ऐसा, ओके, ये आपका डेटा है, ठीक। आपके पास ये टारगेट है जो कि कंटिन्यूस इन नेचर है, क्योंकि भैया रिग्रेशन है तो टारगेट कंटिन्यूस इन नेचर है। यहां पर भी आपको एक एक फीचर F1 F2 F3 F4 एक हर एक फीचर को टारगेट के साथ जरा कंसिडर करिए, ये करना रहता है। स्टेप नंबर 1 क्या बोली थी मैंने कि पहले असेंडिंग ऑर्डर में जमाइए, ठीक है, स्टेप नंबर 1 असेंडिंग ऑर्डर में जमाइए। फिर आपसे क्या कहा था मैंने कि पहली 2 एंट्री का मीन करिए, ठीक है, डू द मीन ऑफ द फर्स्ट 2 एंट्रीज और उसको स्प्लिट कर दीजिए, ठीक है, 2 पार्ट्स के अंदर, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए जो है उसका जो वाई वाई है उसका मीन निकालिए, पार्ट बी जो है उसके वाई का मीन निकालिए, इनको प्रिडिक्टेड बोलिए कि यही प्रिडिक्टेड है और एक्चुअल में से इनको निपटाइए, तो एरर आएगा, एरर का स्क्वायर करिए, जो रिजल्ट आया उसका मीन करिए तो एमएससी आएगा। ये प्रोसेस है, दैट्स व्हाट द प्रोसेस इज फॉर रिग्रेशन इन डिसीजन ट्री। ये पढ़ा चुका हूं मैं प्रीवियस क्लास में, तो हमें लग रहा है कि कोड में भी यही कर रहा होगा ये, ठीक है, कि थ्रेशोल्ड निकालने, ये पहले सारे फीचर को एक्सप्लोर करेगा, फॉर ईच एंड एवरी फीचर कैलकुलेट द स्कोर। अब ये स्कोर के लिए उसने अलग मेथड कॉल कर लिया, भाई ये गजब काम कर रहा। पहले ग्रो ट्री नाम का मेथड बनाया, उसके अंदर बेस्ट स्प्लिट को कॉल करा, बेस्ट स्प्लिट पे आए तो इसने कैलकुलेट स्कोर को कॉल कर दिया, तो कैलकुलेट स्कोर पर आए हैं, ये रहा कैलकुलेट स्कोर। तो यहां ये कह रहा है कि यदि थ्रेशोल्ड से कम है तो वाई वाली ट्री, थ्रेशोल्ड से ज्यादा है तो राइट वाली ट्री। और स्कोर कैसे कैलकुलेट होगा, ये रहा एमएससी, ये रहा एमएससी, वाई लेफ्ट माइनस वाई मीन लेफ्ट। वाई मीन का मतलब क्या है, जो प्रिडिक्टेड वैल्यूज हैं, अभी क्या समझा रहा था हम, ये जो प्रिडिक्टेड वैल्यूज है ना, क्या कौन सी प्रिडिक्टेड, वो तुम मीन करोगे ना, वाई का अभी मीन करोगे आप, ठीक है, तो उसी को इसने प्रिडिक्टेड बोला। तो उनका तो वाई लेफ्ट एक्चुअल में से प्रिडिक्टेड को माइनस करिए, उसका स्क्वायर करिए, ये तो ये एक हो गया लेफ्ट के लिए और ये राइट के लिए हो गया, उसने दोनों का सम करा, ये फाइनल स्कोर है, ऐसे स्कोर निकलता है, मीन स्क्वायर एमएससी। तो यहां से स्कोर निकालिए, ठीक है, यहां से स्कोर निकालिए, स्कोर निकालने के बाद भैया यहां रख दो, ये स्कोर आया। यदि स्कोर बेस्ट स्कोर से छोटा है तो तुमने बेस्ट स्कोर तो इन्फिनिटी ले रखा था, तो ऑब्वियस बात है भैया बेस्ट स्कोर, तो हर एक फीचर का टारगेट के साथ ये कार्यक्रम करिए,
और देखो कि स्कोर निकाल के रखिए सबका, हर एक फीचर का ऐसे पॉइंट्स ले लेके हर पे स्कोर निकाल के रखिए, जिस पे सबसे कम स्कोर आ रहा है। उसने बोला ना, इफ स्कोर इज लेस देन द बेस्ट स्कोर, तो अब आप इस वाले स्कोर को बेस्ट मान लो, और जिस फीचर पे ये वाला स्कोर आया उस फीचर को पकड़ लो, और जिस पॉइंट पर ये स्कोर आया उसको थ्रेशोल्ड पॉइंट बोल दो, और उस पर उठा के ब्रेक कर दो अपने ट्री को। ठीक है, तो ये स्टेप्स हैं। और प्रीवियस क्लास में आपको बता चुका हूं भाई, मुझे आपसे कोई हार्ड एंड फास्ट कोडिंग नहीं करवानी, मेरे को आपसे ये कोड बनवाना ही नहीं है। मेरे पास टूल्स हैं, वो सब कोड बना देंगे। मेरे को जो लॉजिक पड़ा है उसके पीछे क्या हो रहा है, कॉन्सेप्ट, मुझे मैथ्स और कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। कोड के लिए तो अब हमारे पास डेवलपर आ रहे हैं, एआई। ठीक है, मुझे बेसिक कोडिंग आनी चाहिए, जो उसने करा है। ये जो कोड बना हुआ है, मुझे ये समझ में आना चाहिए क्या लगा, और ये पूरा मैथ्स है। आप देख सकते हैं, पूरा मैथ्स ही तो कर रहा। इसने बेस्ट स्कोर इन्फिनिटी माना, इसके पास फीचर और थ्रेशोल्ड थे नहीं, नन है दोनों। भाई इसने लूप लगाया हर एक फीचर पे, हर एक फीचर को कंसिडर करेगा, और जो है यहाँ पर हर एक फीचर को कंसिडर करने के बाद सबकी वैल्यूज लेगा उस फीचर की, और ये देखेगा कि कैलकुलेट स्कोर करना है अब इसको। ठीक है, स्कोर निकालना चाह रहा है, और स्कोर एक बार निकल गया कैलकुलेट स्कोर से, ये रहा नीचे, इससे निकल गया तो चेक कर लो फिर कि वो बेस्ट स्कोर से कम है या ज्यादा है। यदि वो बेस्ट स्कोर से कम है तो उसको बेस्ट स्कोर मान लो, जिस फीचर पे निकला उस फीचर को कंसिडर कर लो स्प्लिटिंग के लिए, और जिस वैल्यू पर वो स्कोर आया है उसको कंसिडर कर लो थ्रेशोल्ड, बात खत्म हो, यहां से स्प्लिटिंग हो जाएगी। तो ये मैथ्स है पूरी, मुझे आपसे कोडिंग नहीं करवानी, कोड में समझा जरूर हूं। ठीक है, लेकिन आपको बस कॉन्सेप्ट आना चाहिए क्या हुआ था। ठीक, और बस, तो बेस्ट स्प्लिट पे काम हो गया। और यहां इफ फीचर इज नॉट नन, मतलब यदि फीचर है, तो अब वापस से आपके पास फीचर भी आ गया, थ्रेशोल्ड भी आ गया, ये बेस्ट स्प्लिट ये दोनों चीजें रिटर्न कर देगा, फीचर और थ्रेशोल्ड दोनों रिटर्न कर देगा बैक, इट विल रिटर्न, तो वो दोनों यहां आ जाएंगे। और यदि आपको कोई फीचर मिला है वाकई में, यदि फीचर नॉट नन है, तो अब क्या करो, आपको थ्रेशोल्ड वैल्यू भी मिल गई, वो फीचर भी मिल गया जिस पर स्प्लिट होना है, तो उसको उसके अबाउट स्प्लिट कर दो। तो एक लेफ्ट सब ट्री बनेगी जो थ्रेशोल्ड से छोटी होगी, ठीक है, और राइट बनेगी जो थ्रेशोल्ड से बड़ी होगी। ये देखो नेगेशन नेगेशन लगा रखे हैं इसने, ये राइट में आ जाएगा और ये लेफ्ट में आ जाएगा। ठीक है, बस बात खत्म हो गया, तुम्हारा डिसेंट्री बन गया, दैट्स इट। अब वापस से ही इसी ग्रो फंक्शन को कॉल कर दो रिकर्सिवली। ठीक है, एक लेफ्ट के लिए करो और एक राइट के लिए करो, क्योंकि अब लेफ्ट और राइट दोनों अलग अलग हो गए, वो अलग अलग एक्सप्लोर होंगे, लेफ्ट अलग होगा राइट अलग होगा। तो इसी को मैं लेफ्ट और राइट दोनों के लिए एक्सप्लोर कर रहा हूं, डेप्थ एक एक बढ़ा दूंगा, +1 करूंगा, ये काम चलता रहेगा। ठीक है, तो डिसेंट्री रिग्रेसर ये करता होगा, हमने इसकी मैथ्स पढ़ी है, इसका लॉजिक ये है। ठीक, कोड इतना बड़ा कोई याद कर नहीं सकता, बनाने के लिए बैठो तो भाई कब तक ये करते रहोगे। ठीक है, व्हेन एआई टूल्स वर नॉट देयर देन द, जब हम करते थे डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते थे, ठीक है, सीएसई में थे हम, तो डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते थे, तो ट्री का कोड बनाना बड़ा भारी पड़ता था। क्यों, व्हाट्स द रीजन फॉर मेकिंग अ ट्री कोड, क्योंकि उसमें लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री दोनों बनाने। ठीक है, ट्री में लेफ्ट और राइट सब ट्री दोनों बनाने। ठीक है, और उसमें क्या होता था, वैल्यू होती थी और फील्ड होती थी, ऐसे करके बनता था वो कुछ। ठीक है, इसमें वैल्यू है और एक लेफ्ट फील्ड है और राइट फील्ड है, ये पॉइंटर की तरह काम करते थे। ये लेफ्ट वाला पॉइंटर इसको पॉइंट करता था नीचे वाले को, ठीक है, और ये इसको पॉइंट करता था। ठीक है, तो हमें परेशानी का हुई ये कोड बनाने में, हम C++ में बनाते थे, C++ में कोड करते थे। अब वहां पॉइंटर के कॉन्सेप्ट थे, पॉइंटर्स, दोज वेरिएबल्स विच होल्ड्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल इज सेट टू बी ए पॉइंटर। ठीक है, जो भी नए निकले हैं इंजीनियरिंग करके और या सीएससी से हैं वो, तो उनको पता है ये सारी बातें। ठीक है, तो थोड़ा सा ये टफ पड़ता था कि नोड अलोकेट करना। ठीक है, और फिर उसके अंदर कुछ सी के फंक्शंस होते थे, मेलॉक एलॉक करके होते हैं, मेमोरी एलोकेशन डी एलोकेशन वाले ये भी होते थे मेथड्स। ठीक है, तो ये टफ पड़ता था आई गेस चीजें। किसी ने कुछ पिंग करा, यस सर, इज एआई यूज फॉर अदर लैंग्वेजेस आल्सो व्हिच कैन सॉर्ट ऑफ द एप्लीकेशन, यस ऑब्वियसली। एआई जो है आपका सब कुछ करके दे देगा, दूसरे लैंग्वेजेस के भी करेगा सब काम। ठीक है,
ट्राई करिएगा। लेकिन हम पाइथन इज समथिंग विच इज द बेस्ट कंसिडर्ड लैंग्वेजेस फॉर द एआई, तो इसी पर हम कोडिंग कर रहे हैं। हमारे पास सारा, अब जैसे नमपाई है तो तुम्हें कहीं मैथ्स के लिए जाने की जरूरत ही नहीं है, खुद ही कर देगा मैथ्स। प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज हैं यहाँ पे। ओके, सो व्हेन आई डू टीच मैथ्स फॉर डेटा साइंस, आपको भी पढ़ाया है। ओके, तो वहां वहां पर आपको अलजबरा में वेक्टर बताया, मेट्राइसिस बताया, तो भाई वो उनपे जो सारे ऑपरेशंस होते हैं पाइथन के अंदर सब फंक्शंस अवेलेबल है करने वाले उनके, वो तो आपको रिकॉल है पूरा, ठीक, सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं। अब मुझे क्या सीखना है, अगेन मुझे सीखना क्या है, क्यों आया हूं मैं यहां पर, वाई आई एम सिटिंग हियर एंड लिसनिंग, व्हाट्स द रीजन, क्या सीखना मैंने, फिर आपको मैं उसी पॉइंट पर बात कर रहा हूं। मुझे सीखनी है मैथ्स, मुझे सीखने कॉन्सेप्ट्स, प्रोग्रामिंग तो भाई मुझे बेसिक आनी चाहिए, मैं समझ जाऊं लॉजिक क्या है, इतना मैं समझ जाऊं, बाकी मैं टूल्स का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए अपना टाइम सेव करूंगा। ओके, इसलिए मैं यहां पर आया हूं ये काम करने। ठीक, तो आपका रिग्रेशन भी यहाँ पर जो है यहाँ लगाया गया है, जिसको रन करके रन किया भी है, और ऐसे रिजल्ट्स जो है आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, रिग्रेशन भी आपको प्लॉट करना हो तो प्लॉट करने के लिए ऑब्वियसली यू आर हैविंग दिस क्लास ट्री। ठीक है, ट्री जो है हमने ऊपर यूज करी थी, ट्री क्लास, उसकी मदद से आप पूरा डायग्राम बना सकते हो। ओके, तो ये मेरा डिसेंट्री रिग्रेसर है। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन भी है, कोड में आपको शेयर कर दूंगा। ओके, फाइन। तो भाई यहाँ पर मैंने डायबिटीज वाला डेटा लिया है रिग्रेशन के लिए। ठीक है, आपको यदि ट्री पर काम करना है, ये तो हमारा इम्प्लीमेंटेशन था, बट इफ यू वांट टू यूज द डिसीजन ट्री तो आप डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हो फ्रॉम sklearn.tree import decision tree classifier for the classification and decision tree regressor for the regression, ये आप कर सकते हैं, डायरेक्ट इंपोर्ट होता है sklearn से। ओके, ठीक, तो ये हो जाएगा। डायबिटीज का डेटा सेट पे मैंने रिग्रेशन लगाया है। ओके, उसका भी स्कोर यहाँ पर मेरे पास MSC आया है 3552 करके आया है, मीन स्क्वायर एरर कुछ इस प्रकार से आया है। ठीक है, इरीज के ऊपर तो लगा चुका था मैं क्लासिफिकेशन, उसकी एक्यूरेसी 1 आ रही थी, वो तो सिर्फ 150 एंट्रीज ही तो है उसके अंदर, तो एक्यूरेसी तो ज्यादा आनी है, डिसेंट्री तो सबको सॉल्व कर देगा, और कर भी दिया उसने। आप देख सकते हो जब उसने पूरी क्लासिफिकेशन की ट्री बनाई है तो उसको पूरा सब सॉल्व हो गया, उसको कुछ बचे नहीं, हार्डली 3 लेवल्स में। ओके, और ये मेरा डायबिटीज वाला डेटा, डिसेंट्री रिग्रेशन लगाया, ये MSC है, मीन स्क्वायर एरर। ओके, ये मेरी ट्री है, प्लॉट ट्री क्लासिफिकेशन वाली। ठीक है, ये प्रीवियस क्लास का है, और ये फीचर इंपॉर्टेंस भी हमने निकाले थे। ठीक है, कि बताइए, अब ये देखिए ये आया 0.58, और आप ध्यान दीजिए जो ट्री बनी है उसमें उसने क्या लिया, X3, अपने आप अपन अपने कान पकड़ लें तो उससे पता चल गया। ये देखो चौथा वाला फीचर का इंपॉर्टेंस देखो आप, सबसे ज्यादा है, और उसने चौथे फीचर से काटना शुरू करा, ब्रेक करना शुरू करा, स्प्लिट करा, इसका इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा। ये फीचर इंपॉर्टेंस, फिर ये दूसरे वाला, फिर इसका इंपॉर्टेंस, और फिर ये आखिरी में एक लीस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है। ठीक है, उसने सारे फीचर के इंपॉर्टेंस दे दिए, तो ये वाला इंपॉर्टेंट था, इसी तभी उसने X3 यानी चौथे वाले फीचर, फोर्थ फीचर से उसने स्प्लिट मारा था। ठीक है, ऐसे ऐसे पता चलते हैं फीचर इंपॉर्टेंस। फिर ये देखिए X2 पे स्प्लिट हुआ 2 पर, तो ऑब्वियसली थर्ड वाला। फिर क्या कर रहा है वो, फर्दर स्प्लिटिंग किस पे गई है, फिर यहां पर अगेन ये X3 लेस देन 0.5, ये 2 के बाद फिर वो आगे, अब यहां देखिए X3 लेस देन 1.5 और X3 लेस देन 1.75, अब ये फिर ये X3 आ गया ना, यानी उसको कहीं ना कहीं इंप्यूरिटी फिर मिली है, इंप्यूरिटी मिली है, तो फिर ये सॉल्व हुए, फिर 2 एंड, तो जब वो ट्री सॉल्व होती रहेगी ना, अपने आप वो नजर आते रहेंगे फीचर क्या है। मैं फिर बोल रहा हूं, ये बना रहा है कुछ, एक आइडिया तो हमें लग रहा है, लेकिन ब्लैक बॉक्स है ये। ओके, जिसके ड्रॉबैक है मशीन लर्निंग का, तभी डीप लर्निंग पर आए अपन, क्योंकि डीप लर्निंग में आर्किटेक्चर आप बनाते हो, लेयर आप जोड़ोगे, न्यूरॉन आप जोड़ोगे, मैथ्स पूरी आप लगाओगे वहां पर, आपको पता रहे मैथ्स तो यहां भी लग रही हो, तो मैथ्स तो पूरी है,
MLDL डेटा साइंस में, बट आपको पता होगा इसमें अंदर क्या है हो रहा है ना, ये पता नहीं होता, ये रिजल्ट कैसे लेकर आ गए ये पता नहीं होता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कुछ हमारे पास चीजें होती हैं, जैसे विजुअलाइजेशन से पता चला हमें कि कौन सा फीचर इंपॉर्टेंट था, किस स्कोर पर उसने स्प्लिट करा, तो अभी हमें पता तो चल रहा है। ठीक है, उसने ये स्कोर्स कैलकुलेट कैसे करे हैं भाई, ये तो वही जानता। ठीक है, ऑल राइट, तो ये जो है ये फीचर इंपॉर्टेंस है। तो डिसेंट्री फीचर इंपॉर्टेंस बताता है, रैंडम फॉरेस्ट इंपॉर्टेंस बताता है, ये सब इंपॉर्टेंस बताते हैं। ओके, चलिए और बात करना चाहेंगे आपसे। फाइन, डिसेंट्री साइकिटलन की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पर ये पूरा डेटा आपको मिल जाएगा। ओके, ये सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम है, क्लासिफिकेशन रिग्रेशन दोनों के लिए होती है। इट्स गोल इट्स टू प्रेडिक्ट द वैल्यू ऑफ अ टारगेट वेरिएबल, सिंपल डिसीजन रूल्स पे काम करती। उसने बड़े प्यार से लिख दिया सिंपल डिसीजन रूल। और सिंपल डिसीजन रूल क्या है, हमने पढ़े सिंपल डिसीजन रूल, वो ये पढ़े कि भाई आप इस नोड पे डेटा दोगे, यू आर गोइंग टू सबमिट द डेटा। रूल क्या है, क्राइटेरिया क्या है, आपने बोला सर जिनी या एंट्रोपी या इंफॉर्मेशन गेन, तो ये भाई समझाने में तो हाँ बड़ी खुशी होती है। जिनी, जिनी का मतलब 1 - PI का स्क्वायर, ठीक है ना, समेशन ऑफ PI। एंट्रोपी सर PX लॉग ऑफ PX। इंफॉर्मेशन गेन सर वो एंट्रोपी ऑफ द पेरेंट माइनस वेटेड एंट्रोपी, समेशन ऑफ वेटेड एंट्रोपी ऑफ द चिल्ड्रंस, ये होती है इंफॉर्मेशन गेन। तो ये तो सर तीनों क्राइटेरिया हैं उसको स्प्लिट करने की, अच्छी बात है। और बड़े कुछ छोटे एग्जाम, बड़े बड़े आसानी से छोटे एग्जाम्पल लेकर समझा हमने, वेदर डेटा से समझा। एक एग्जाम्पल ये भी था जिसमें मेरे पास प्लस और माइनस थे, ये भी लिया था मैंने इंफॉर्मेशन गेन के टाइम पर, ये लिया था कि प्लस और माइनस है, तो ये जाके स्प्लिट हुआ, ये कुछ प्लस इधर आ गए, प्लस माइनस कुछ इधर आ गए हैं, ऐसे ऐसे करके स्प्लिट करा। इंफॉर्मेशन गेन का एग्जाम्पल था, ये भी समझाया आपको मैंने, किस जगह आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये कह रहा है हाँ भाई ओके, सिंपल डिसीजन रूल होते हैं उससे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, यहां उसके लेकर एडवांटेज डिसएडवांटेज दिए डिफेंट्री के। सिंपल टू अंडरस्टैंड इंटरप्रेट, लिटिल डेटा प्रिपरेशन की जरूरत है, कॉस्ट भी लॉगरिथमिक में होती है, मल्टीपल आउटपुट प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लेता है, न्यूमेरिकल कैटेगरिकल दोनों को हैंडल कर रहा है ये। हाँ, यूजेस अ वाइट बॉक्स मॉडल, if the given situation is observable in the model, the explanation of the condition is easily explained by Boolean logic. By contrast, in a black box model, example in artificial neural network, results may be much more difficult to interpret. ये इस तरीके से इसने बोला है। ठीक है, तो भाई क्या है यहाँ पर, ये कह रहा है यूजेस अ वाइट बॉक्स मॉडल, वो इस रेस्पेक्ट में बोला कि भैया डिसीजन बेस्ड वाइट बॉक्स मॉडल, यानी डिसीजन बेस्ड बोला कि 0 1 होता है। लेकिन भाई मैं तो, जैसा कि आप देख चुके हो, ठीक, कि विजुअलाइजेशन करने के बाद समझ में आया कि जीनी का स्कोर कितना क्या था, ऐसे तो कुछ नहीं पता था मुझे। जब तक मैं उसका विजुअल नहीं बनाऊंगा और तब तक जब नहीं सोचूंगा थोड़ा बहुत उसके बारे में कि कैसे क्या स्प्लिट, तब तक तो मेरे लिए वो ब्लैक बॉक्स ही रहा। हाँ, कंडीशन मुझे पता है, टर्म्स मुझे पता है कि क्या अप्लाई करके निकाला उसने, बट स्टिल क्या मैं हर किसी पर क्या करते रहूंगा, मेरे पास कई फीचर है डेटा के अंदर, सब पर क्या मैं कंडीशन लगा ला के देखूंगा कि क्या आ रहा होगा, उसने ऐसे करा होगा, नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो भाई मैं तो यही कहूंगा कि मशीन लर्निंग मॉडल्स ब्लैक बॉक्स मॉडल होते हैं। देखिए अंदर कैसे क्या काम कर रहे हैं, कुछ चीजें पता कर सकते हैं, बाकी तो कोई बात नहीं। ठीक है, स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगा सकते हो वैलिडेट करने के लिए कि मॉडल कैसा क्या है। ठीक, डिसएडवांटेज में यह है कि कॉम्प्लेक्स ट्री बन सकती है। ठीक है, ओवरफिटिंग की इशू उसमें है, डिसेंट्री अनस्टेबल भी हो सकती है। ठीक है, ये भी एक इशू है। ओके, सबसे बड़ा इशू तो ओवरफिटिंग वाला है, ठीक है, डिसेंट्री में। ऑलराइट, बाकी इसके जो भी रेस्पेक्टिव अदर पॉइंट्स है वो यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। ओके, डेटा छोटा नहीं होना चाहिए, डेटा थोड़ा बड़ा होना चाहिए, नहीं तो ओवरफिटेड तो आना ही है आपको रिजल्ट। ठीक है, तो उसने इस कंटेक्स्ट में बोल दिया कि यार सिंपल डिसीजन रूल्स हैं तो भैया मेरा ये जो है आसानी से हो जाएगा, लेकिन जब हम करने जाते हैं प्रैक्टिकल तो डेटा हमारा छोटा नहीं होता,
डेटा बड़ा होता है, कई फीचर होते हैं, कई एंट्रीज होती हैं, कुछ कैटेगरिकल होती है, कुछ न्यूमेरिकल होती है। लो बेटा करके दिखाओ अब। ठीक है, तो ये स्थिति बनती है, टफ या कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है बातें। ओके, ये वाला जो कोड है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। एक छोटा सा डेटा लिया इन्होंने 0011। इस कोड को इम्प्लीमेंट करना हो तो आप कर सकते हैं। देखिए ये रहा इसका इम्प्लीमेंटेशन। तो फ्रॉम एस्केलन इम्पोर्ट ट्री एक्स, एक डेटा लिया 0011, आउटपुट आया 01। तो यदि मैंने 00 इनपुट दिया तो आउटपुट मेरा 0 है, यदि मैंने 11 इनपुट दिया तो आउटपुट मेरा 1 है। ठीक है, ये मेरा डेटा था। ठीक है, ऑलराइट, मेरा मॉडल ट्रेन हो गया, इस डेटा पे ट्रेन हो गया। अब यदि मैं कुछ इस प्रकार से इनपुट दे रहा हूँ, इस ट्रेंड मॉडल पे यदि कुछ इस प्रकार से इनपुट दे रहा हूँ तो रिजल्ट क्या आ रहा है? 1 आ रहा है रिजल्ट। इस तरीके से बोल रहा है कि ये रिजल्ट 1 आ रहा है, 2 2 करके हमने दिया प्रिडिक्शन करने के लिए, तो रिजल्ट 1 दे दिया उसने। ओके फाइन। और ये प्रोबेबिलिटी भी आप बताएगा, प्रिडिक्ट क्लास प्रोबेबिलिटीज, प्रिडिक्ट प्रोबेबिलिटी, ये भी एक मेथड है जो कि करते हैं डिसेंट्री के अंदर। ओके, हियर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस 2 2, कि ये 100% प्रोबेबिलिटी है क्लास 1 की, और 0% प्रोबेबिलिटी हो गई है क्लास 0 की। तो प्रोबेबिलिटी भी आप जो है वो निकाल सकते हो, प्रेडिक्ट प्रोबेबिलिटी फॉर द क्लासेस, ये कर सकते हो। ये इरीस वाला तो खैर मैं आपको बता ही चुका हूँ, शुरुआती आज की क्लास की इसी से करी थी मैंने। ये पूरा इस तरीके से प्लॉट ट्री भी करा है हमने, प्लॉटिंग भी बता दी है आपको। ठीक, ओके फाइन। तो ये क्लासिफिकेशन वाली बात हो गई। रिग्रेशन वाले जो है, आप चाहो तो रिग्रेशन का भी कोड ले लीजिए, इसको भी हम इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं रिग्रेशन वाले कोड का, जो ऑलरेडी साइकिट पर अवेलेबल है। ओके, ये रहा, यहाँ 00 इनपुट है, 2 2 इनपुट है, आउटपुट में 0.5 एंड 2.5 है। ऑब्वियसली टारगेट तो कंटिन्यूस होगा, तो 0.5 और 2.5 दे रखा है इसने टारगेट, कंटिन्यूस होता। ठीक है, अभी अब आप उससे प्रिडिक्ट करवा रहे हो 1 1 इनपुट देंगे तो रिजल्ट क्या आ रहा है? ये कह रहा है 0.5 आएगा। तो इतने छोटे से डेटा पे ट्रेंड हुआ है, उसको इतना पता आउटपुट 0.5 आ सकता है या 2.5 आ सकता है, तो अपनी तरफ से जैसा ट्रेन हुआ उसने वैसे निकाल दिया। इसके यदि ट्री बनवाना है तो तुम तो प्लॉट ट्री भी कर दो, कोई इशू थोड़ी ना, इसकी ट्री भी बन जाएगी। ओके, इसकी ट्री भी आपसे बन जाएगी प्लॉट ट्री करके। ओके, तो ये कर लो आप। ओके, ट्री डॉट प्लॉट ट्री, कंट्रोल सी, एंड यू कैन यूज दिस प्लॉट ट्री CLF, ये कर लो आप। ये देखिए ऐसा करके इसने सॉल्व करा है। इसने बोला पहला x0, पहले वाले फीचर पे स्प्लिट मार गया वो, यदि उसकी वैल्यू 1 से कम है उस पर एरर आ रहा है 1। दो सैंपल हैं उसके अंदर, उनकी वैल्यू 1.5 है। देखिए वैल्यू 1.5। ओके, तो ये देखो वैल्यू आई है 1.5। ठीक, तो ये x जो है 1.0 पर पहले वाले फीचर के अबाउट ये स्प्लिट कर रहा है। ठीक, फिर यहां पर आ गया, इस वाले में स्प्लिट करा तो कोई एरर नहीं, इस पे भी स्प्लिट करा कोई एरर नहीं, 1 1। तो ओवरऑल तो टू सैंपल थे, ऑब्वियसली दो ही तो सैंपल थे मेरे पास। ठीक है, एक एक ये रहा और एक ये रहा, दो सैंपल थे मेरे पास। ओके, ठीक, और ये देखिए ये भी ट्री बन गई है, ये रिग्रेशन की ट्री है, ये क्लासिफिकेशन की नहीं। तभी उसने मीन स्क्वायर, ये स्क्वायर एरर का मतलब ये इवैल्यूएशन क्राइटेरिया। यदि क्लासिफिकेशन होता तो जीनी लिखता है यहाँ पे, लेकिन बात बात ये समझिए, जीनी भी 0 हो जाए तो भी ट्री आगे स्प्लिट नहीं होगी, एरर भी 0 हो जाए तो भी ट्री स्प्लिट नहीं हो गया। ये चीज है, और एक एक सैंपल आखिरी में मिले, एक की वैल्यू 0.5, एक की वैल्यू 2.5, तो ये तो थी, एक की वैल्यू 0.5, एक की वैल्यू 2.5। इनिशियली दो सैंपल थे, इनिशियली 2 सैंपल वर देयर, तो उसने ये तो लिखा दो सैंपल हैं तो दो ही तो थे, 2 सैंपल्स वर देयर। ठीक है, ये चीज हो गई। और अलग अलग वैल्यू कर दी इसने, 0.5 एंड 2.5। ये आपका सोल्यूशन है रिग्रेशन का।
ओके, आपको अप्रोच पता होना चाहिए क्या लगा रहा है, इससे आगे कोई नहीं पूछने वाला आपसे। पूरा कॉन्सेप्ट की क्लासिफिकेशन कैसे करता है डिसीएंट्री, रिग्रेशन कैसे करता है डिसीएंट्री, ये आपको पता होना चाहिए एनी हाउ। ठीक है, सर नहीं बात। ओके, तो भाई ये है। देन मुझे जो फोकस करना है, ओके, इनके हाइपर पैरामीटर पे आ जाते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं। तो डिसेंट्री क्लासिफिकेशन में इसके हाइपर पैरामीटर की बात करें तो हर एक एल्गोरिदम में, हर एक एल्गोरिदम में 3 to 4 इंपॉर्टेंट हाइपर पैरामीटर होते हैं जो डिफाइन करते हैं उस एल्गोरिदम की वर्किंग को। तो जैसे डिसेंट्री में क्राइटेरिया है, क्लासिफिकेशन की लेकर बात करें तो क्राइटेरिया। ओके, तो इन केस ऑफ क्राइटेरिया वी कैन हैव जिनी, एंट्रोपी एंड लॉग लॉस, 3 क्राइटेरिया हैं आपके पास। बाय डिफॉल्ट जिनी ही यूज करता है वो फॉर क्लासिफिकेशन। तो आपकी इच्छा, आपको क्राइटेरिया कौन सा यूज करना है, वो वाला क्राइटेरिया आप यूज करिए और वो ट्री बना देगा। एक चीज और है यहां पे, हमने पहले भी पढ़ रखा है, अलग अलग क्राइटेरिया पर हो सकता है अलग अलग ट्री बने। इट्स नॉट लाइक दैट कि सर जीनी ले लोगे चाहे एंट्रोपी ले लो सर कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही जैसी तो ट्री बनेगी सर, स्प्लिटिंग तो एक ही जैसी। नहीं 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 नहीं, द फंक्शन, ये क्राइटेरिया जो है ना, ये वही फंक्शन है जो क्वालिटी ऑफ अ स्प्लिट को बताते हैं। तो बाय डिफॉल्ट जिनी है वो 1 - पी आई का स्क्वायर इसको यूज करता है वो। ठीक है, जिनी इंप्यूरिटी निकालता है। बाकी आपको एंट्रोपी पता है और लॉग लॉस भी पता है। ठीक है, तो हम जिनी को मानते हैं, इसको यूज करते हैं। स्प्लिटर में बेस्ट एंड रैंडम, यानी द स्ट्रेटेजी यूज टू चूज द स्प्लिट एट ईच नोड। बेस्ट का मतलब यह है बेस्ट स्प्लिट, रैंडम टू चूज द बेस्ट रैंडम स्प्लिट। अब भैया बेस्ट स्प्लिटिंग करना है या रैंडम स्प्लिटिंग करना है, दो तरीके से की स्प्लिटिंग और मेंशन करी है इसने। स्प्लिटर का क्या लेने वाले हो आप? टू चूज द स्प्लिट एट ईच नोड, व्हाट काइंड ऑफ स्प्लिटिंग यू वांट टू परफॉर्म, बेस्ट करना है या रैंडम स्प्लिटिंग करनी है। अब ये स्प्लिटिंग तो डेटा या पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ही करता है ना। ठीक है, हम कह रहे हैं भैया बाय डिफॉल्ट बेस्ट है, टू चूज द बेस्ट स्प्लिट, यानी जिस पर जीनी कम स्कोर कम आ रहा है वही मेरे को कंसिडर करना है, उस पॉइंट को कंसिडर करना है, उसी पर ही मेरा स्प्लिटिंग होगा। ठीक है, कोई रैंडम नहीं कर रहे हैं, हम रैंडम भी ले सकते हो। ठीक है, लेकिन स्प्लिटर इज नॉट एन इंपॉर्टेंट फॉर मी, इज नॉट एन इंपॉर्टेंट हाइपर पैरामीटर फॉर मी। क्राइटेरिया है, और क्राइटेरिया में भी भैया बाय डिफॉल्ट जीनी है तो मेरे को वहां पर भी कोई टेंशन नहीं लेना, वो तो वैसे ही है। हाँ, कुछ और इंपॉर्टेंट, डेप्थ, मेरे को अपनी ट्री कहां तक लेकर जानी है, मैक्स डेप्थ किस लेवल तक उसको स्प्लिट करवाना है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। ये हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के अंदर दिया जाता है, मैक्सिमम डेप्थ। ओके, क्योंकि आप ये देखिए, ये लेवल 0 है, ये लेवल 1 है, फिर फर्दर स्प्लिट हुआ, क्योंकि यदि डेटा बड़ा होता है ना तो ट्री स्प्लिट होता चला जाता है। ठीक है, ऑलराइट, ये लेवल 2 है, ये लेवल 3 है, एंड सो ऑन होते चला जाता है। ठीक है, तो आप डिफाइन कर दो कि मुझे 5 लेवल तक लेकर जाना है, तो 5 तक वो लेकर जाएगा, उसके आगे फिर नीचे नहीं करेगा, जो भी रिजल्ट्स आ जाएंगे वहां पर रुक जाएगा वो। ठीक है, तो मैक्स डेप्थ कहां तक एक्सपांड होना है वो, यदि नहीं दोगे बाय डिफॉल्ट नन होता है, कोई डेप्थ नहीं दिया आपने, फिर तो वो कंप्लीट एक्सप्लोर होगा, आखिरी तक जाएगा। और यदि दे दोगे तो उतने लेवल तक रुक जाएगा। ये इंपॉर्टेंट हाइपर पैरामीटर है, डेप्थ। ओके, मिनिमम सैंपल स्प्लिट, यानी कितने सैंपल, कितने टुकड़े करोगे। द मिनिमम नंबर ऑफ सैंपल्स रिक्वायर्ड टू स्प्लिट एट एन इंटरनल नोड, एक इंटरनल नोड को कितने टुकड़े में डिवाइड करना है। जैसे यहां हम दो दो कर रहे हैं, ये आपका इंटरनल नोड है, इसके 2 स्प्लिट हो रहे हैं, 2 सब ट्री में टूट रहे हैं, तो मिनिमम बाय डिफॉल्ट 2 ही होता है, बाइनरी ही कंसिडर करते हैं। ओके, फिर भी आप अपनी तरफ से दे सकते हो, और दिए भी थे हमने, 3v4 भी करे थे वो इरीस वाले में, फिर भी वो भाई 2 ही स्प्लिट कर रहा था क्योंकि सोल्यूशन ही ऐसा आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ मिनिमम नंबर ऑफ सैंपल्स रिक्वायर्ड टू स्प्लिट एन इंटरनल नोड, हाउ मेनी सैंपल्स आर मिनिमम सैंपल स्प्लिट, कितने सैंपल चाहिए स्प्लिट करने के लिए, मिनिमम कितने सैंपल चाहिए, बाय डिफॉल्ट 2 होते हैं। चाहे इंटीजर हो चाहे फ्लोट हो, फिर भी कुछ ना कुछ फॉर्मूला निकाल के कर ही लेगा कितने सैंपल चाहिए मेरे को स्प्लिट करने के लिए।
मिनिमम सैंपल लीफ, द मिनिमम नंबर ऑफ सैंपल्स रिक्वायर्ड टू बी एट अ लीफ नोड, लीफ नोड पे कितने सैंपल होने चाहिए, यानी कितने डेटा पॉइंट्स होने चाहिए लीफ नोड पे। अभी देखो ना आप, ये करा ना आप, कितने सैंपल है, एक सैंपल है, वन सैंपल, यहां भी वन सैंपल था, ये लीफ नोड ही तो है जहां पर मुझे रिजल्ट मिल गया, नंबर ऑफ सैंपल्स वन वन है दोनों पे। ऊपर भी जब आप ट्री बना रहे थे, यहां ये देखो कितने सैंपल है, थ्री, कितने सैंपल है, थ्री। तो अब इसको ऐसा पकड़ा जाए कि सर, ऐसा समझा जाए इसे, मिनिमम सैंपल स्प्लिट, यानी कितने सैंपल चाहिए कम से कम टुकड़े करने के लिए, ट्री में कितने सैंपल होना चाहिए कम से कम टुकड़े करने, हमें कह रहा भैया कम से कम दो होने चाहिए सैंपल, इतने रिक्वायर्ड है टुकड़े करने के लिए ट्री के, कम से कम दो होने चाहिए, तभी तो वो वन एंड वन अलग अलग कर देगा ना उसको। यदि दो सैंपल होंगे कम से कम, ठीक है, तभी तो ट्री एक को इधर रखेगा एक को इधर रखेगा। यदि एक ही सैंपल हुआ तो एक के टुकड़े क्या करेगा वो तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो मिनिमम सैंपल्स उसको दो तो चाहिए स्प्लिट करने के लिए। ठीक है, यहां से समझ में आया। फिर उसने ये कहा कि मिनिमम सैंपल लीफ, लीफ पर कितने सैंपल होने चाहिए, लीफ, लीफ तो फाइनल होती है जहां पर रिजल्ट्स आते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ लीफ। तो यहां पर बाय डिफॉल्ट वन होता है, कम से कम एक रिजल्ट तो दिखाएगा, कम से कम एक तो दिखाएगा। तो अब देखो यहां अपने कोड में, यहां पर जब जीनी स्कोर जीरो आ गया तो थ्री सैंपल है, आई एम हैविंग थ्री सैंपल्स अवेलेबल when the Gini score is zero, and here I am having again three samples when the Gini score is zero, not zero, 0.444। मतलब ये फर्दर स्प्लिट होने की संभावना में है या अभी भी इंप्यूरिटी है, ये देखो यहाँ 0 to 1, यानी अभी भी इंप्यूरिटी है, फर्दर स्प्लिट हो सकता है ये। ठीक है, यानी मैंने मैक्सिमम डेप्थ डिसाइड कर रखी है क्या यहाँ, एक मिनट रुकिए, हाँ, मिनिमम सैंपल स्प्लिट 4, मैक्सिमम डेप्थ 5, यानी मैंने डेप्थ डिसाइड कर रखी थी 5, यदि नहीं करता तो ये और स्प्लिट हो जाता। और मिनिमम सैंपल स्प्लिट 4, मैंने बोला 4, मिनिमम कम से कम 4 होना चाहिए स्प्लिट करने के लिए, कम से कम 4 तो सैंपल होना चाहिए स्प्लिट करने के लिए, बाय डिफॉल्ट 2 होते हैं। तो भैया देख लो, यहां पर 120 सैंपल थे तो भी स्प्लिट करेगा, यहां पर 40 सैंपल थे लेकिन वो जिनी जीरो हो गया था तो अब स्प्लिट नहीं कर रहा, यहां पर 80 सैंपल है स्प्लिट करेगा। तो मिनिमम सैंपल कितने होना चाहिए या आपके ऊपर डिपेंड करता है स्प्लिट करवाने के लिए, बाय डिफॉल्ट 2 होता है तो स्प्लिट करेगा। और लीफ पर कितने सैंपल आने चाहिए कम से कम, तो ये भी आपके ऊपर, कम से कम एक तो आनी चाहिए क्योंकि वो रिजल्ट होगा ना, लीफ पर रिजल्ट शो होते हैं। तो ये देखिए यहां पर थ्री सैंपल है, चलेगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहां पर भी थ्री है लेकिन अभी भी इंप्यूरिटी नजर आ रही है। वो क्यों आ रही है, क्योंकि भाई यदि मैं यहां पर मैक्सिमम डेप्थ खत्म कर देता तो इसको भी वो निपटा देता, इसको भी सॉल्व कर सकता था। लेकिन आप देख लीजिए, यदि आप डेप्थ देते हो तो उसी लेवल तक जाएगा वो। यानी फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं दिस इज लेवल 1, दिस इज लेवल 2, दिस इज लेवल 3, दिस इज लेवल 4 एंड दिस इज लेवल 5, स्टार्टिंग फ्रॉम लेवल 0। रूट नोड लेवल 0 पर होती है, फिर लेवल 1 2 3 4 5 जो है वो आता है आगे। तो हमने कहा था 5 लेवल तक जाइए, तो कर दिया उसने। ओके, इस तरीके से है, फाइन। ओके, तो ये भी हमने जो है समझा। ठीक, ऑल राइट। तो बड़े इंपॉर्टेंट हाइपर पैरामीटर है ये, मिनिमम सैंपल स्प्लिट और डेप्थ स्प्लिट, और ये लीफ भी रखना हो तो आप रख दो, बस इतने खास हैं। बाकी तो फिर वो वेट फ्रैक्शन कितना होना चाहिए, मैक्सिमम फीचर्स, मैक्सिमम फीचर। एक चीज और है मैं आपको बताऊं, इसके बारे में भी कोई ज्यादा डिस्कशन करता नहीं है। मैक्सिमम फीचर, द नंबर ऑफ फीचर टू कंसिडर व्हेन लुकिंग फॉर द बेस्ट स्प्लिट, व्हेन लुक कितने फीचर लेना है मुझे स्प्लिट करने के लिए कंसिडर। देखिए क्या है, इसका कई लोचा है। मैंने क्या कहा था कि आपके पास लेटर सपोज आपके पास ये डेटा सेट है जिसमें 10 फीचर्स है। फॉर एग्जांपल देयर आर 10 फीचर्स प्रेजेंट इन द डेटा, आपने इसको उठा के डिसीजन ट्री में दे दिया। अब यहां ये क्या कह रहा है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। यहां देखिएगा, मैक्स फीचर्स, द नंबर ऑफ फीचर्स टू कंसिडर व्हेन लुकिंग फॉर द स्प्लिटिंग, यानी कि इफ इंट then consider max features for each split. If float, it is a fraction of something like this. If square root, the maximum feature will be square root of this number of features. यानी कि आप
के पास, आपके पास यदि 10 फीचर्स हैं डिसेंट्री के अंदर आपने दिए, और आपने कहा मैक्स फीचर्स एस क्यू आर टी लिया, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 10 कर देगा। रूट ऑफ 10, अब मान के चलिए रूट ऑफ 10 आ रहा है 3, तो ये 3 फीचर ही कंसिडर करेगा। इट विल पिक अप 3 फीचर्स फॉर द स्प्लिटिंग, ऐसा कर देगा ये। ओके, क्यों? क्योंकि आपने स्प्लिटिंग के लिए बोला कि रूट ऑफ नंबर ऑफ फीचर्स है, ऐसा करो। यदि कुछ नहीं दे रहे हो तो वो तो पूरे के पूरे ले रहा है, उसको कोई इशू नहीं। ठीक है, इट विल कंसिडर ऑल द फीचर्स, मैक्स जो भी जितने नंबर ऑफ फीचर होते उतने ले रहा है वो, और हर एक फीचर और हर एक टारगेट को क्लब कर करके देखेगा किस पे मिनिमम जी नहीं आ रहा है, वो कर रहा है। और यदि आपने स्क्वायर रूट कर दिया तो वो स्क्वायर रूट ऑफ द फीचर लेगा, लॉग कर दे तो लॉग ऑफ द फीचर लेगा फिर वो। और नन, यदि नन करा तो भैया वो पूरे फीचर लेगा, सारे नंबर ऑफ फीचर ले लेगा स्प्लिट करने के लिए। तो इसमें भी आप हेरा फेरी कर सकते हो। देखिए कि ट्री को स्प्लिट करवाने के लिए कितने फीचर देने हैं, पूरा की पूरा डेटा देना है या या कुछ फीचर देने हैं ट्री को स्प्लिट करवाने के लिए। और वो लॉ, ये क्यों आया, ये कॉन्सेप्ट आया क्यों? क्योंकि वो होता है ना डिसीजन ट्री सब्जेक्ट टू ओवरफिटिंग। तो इफ यू कंसिडर ऑल द फीचर्स तो मॉडल ओवरफिट हो सकता है। इसलिए कई जगह यहां पर मैक्स फीचर्स में एसक्यूआरटी या लॉग भी लेते हैं कि तुम सारे फीचर मत लेना स्प्लिट करने के लिए, तुम लॉग कर दो उसका। तो जैसे 10 फीचर थे, लॉग करा तो 3 आया, तो 3 फीचर लो डिसेंट्री के, कोई भी 3। अब ये भी, ये कैसे पता लगेगा कौन से 3 ले लिया? अब आप यदि मुझसे पूछोगे तो भाई अब ये अंदर का खेल है उसका, कौन से 3 फीचर लेगा वो। ठीक है, स्प्लिटिंग करने के लिए रैंडम लेगा, या इसके पीछे भी कोई मैथ्स लगाएगा कि ये वाला फीचर मुझे लेना चाहिए। ठीक है, या वो सारे फीचर को कंसिडर करेगा, उसमें से जो टॉप के 3 फीचर्स हैं जिस पर अच्छी स्प्लिटिंग हो सकती है, ठीक है, उनको ले लेगा एट द एंड। क्या करेगा ये तो भाई बात है। लेकिन मुझे कॉन्सेप्ट बताना था, इसका मीनिंग क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। द सर्च विल स्प्लिट डज नॉट स्टॉप अंटिल एटलीस्ट वन वैलिड पार्टीशन इज फाउंड। तो भाई यदि कुछ नहीं कर रहे हो, नन दिया है, तो पूरा डेटा ले रहा है, कंप्लीट डेटा, ऑल द फीचर्स आर कंसिडर्ड। और यदि लॉग या स्क्वायर रूट कर रहे हो तो उसके हिसाब से वो फीचर लेगा। ओके, दैट इट विल कंसिडर। यस, प्लीज आस्क द क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। ओके, जैसा मैंने कहा आपसे, यहाँ 10 फीचर्स हैं आपके पास डेटा में। ओके, सो इट विल टेक द लॉग ऑफ 10, दैट विल टेक द एसक्यूआरटी ऑफ 10, स्क्वायर रूट ऑफ 10। जो भी नंबर आएगा आपके पास, फॉर एग्जाम्पल 3 आया तो 3 फीचर्स लेगा वो स्प्लिट करने के लिए। ये टास्क है। ओके, डिसेंट्री में ये आप कर सकते हैं। रैंडम स्टेट हर एक एल्गोरिथम के अंदर होती है। ठीक है, इट कंट्रोल द डिग्री ऑफ रैंडमनेस। ओके, कि स्प्लिटिंग करना है तो कितना क्या डेटा लेना है, सैम्पलिंग करता है ना वो डेटा की, 40 सैंपल हम डालते हैं ना, रैंडम स्टेट 41, रैंडम स्टेट 40, ठीक है, रैंडम स्टेट 10, जो भी हम डालते हैं, तो इट विल टेक द सैंपल्स, नंबर ऑफ सैंपल, जैसे डेटा में से 10-10 सैंपल उठा रहा है, सैम्पलिंग कर करके वो यूज कर रहा है। ओके, तो इट कंट्रोल द रैंडमनेस ऑफ द एस्टिमेटर। द फीचर इज यूज फॉर रैंडमली परम्यूटेटेड एट ईच स्प्लिट इवन इफ द स्प्लिटर इज सेट टू द बेस्ट। वो रैंडम परम्यूटेशन होता है, डेटा की सैम्पलिंग होती है। तो आपने लिखा 41, तो आपके डेटा में 100 है, तो हर एक 41 के बाद एक सैंपल उठा लेगा वो, ऐसा रैंडम सैम्पलिंग करेगा वो। डेटा कोई सा भी कुछ भी उठाएगा, और हम देते ही है रैंडमनेस, हम डेटा को रैंडमली ही देते हैं, परम्यूटेटेड या जो भी है आपका, रैंडमनेस देते हैं ताकि एक सीक्वेंस में डेटा ना जाए। यदि एक सीक्वेंस में भी डेटा जाएगा तो पैटर्न समझ लेगा मेरा मॉडल। मैं ये तो नहीं चाहता उससे कि वो मेरा मॉडल पैटर्न समझे, कोई कहीं का भी कुछ भी डेटा उठा उठा के दो उसको कि ये ले, ऑर्डर में मत देना, रैंडम दो ताकि उसकी लर्निंग तो हो, ये हम चाहते हैं। ठीक है, बाकी लीफ नोड कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम लीफ नोड कितने होना है, इंप्योरिटी डिक्रीज क्या है, ये ठीक है, इट्स जस्ट अ सब्जेक्ट, आपको पढ़ना पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 3-4 जो होते हैं खास वो हमने आपको बता दी, ट्यूनिंग में भी इनको यूज करते हैं। ठीक है, डेप्थ कितनी रखनी है, कितने सैंपल स्प्लिट करवाने हैं, मिनिमम सैंपल लीव पर कितने होने चाहिए, मैक्स फीचर्स कितने, तो ये रख लो, क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है बस, इससे ज्यादा नहीं। ये क्लासिफिकेशन में, रिग्रेशन में भी यही है, बस अंतर ये रहेगा, रिग्रेशन में क्राइटेरिया बदल जाएगा, वहां एमएससी होगा, क्योंकि रिग्रेशन में जीनी विनी नहीं लगते, वहां रिग्रेशन होगा, वहां एमएससी लगेगा बस, बाकी सब पूरे वही है रिग्रेशन के अंदर भी।
तो हाइपर पैरामीटर आपको मैं बोल चुका हूं, मैं लीनियर रिग्रेशन पढ़ा चुका हूं, लॉजिस्टिक पढ़ा चुका हूं। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि एसके लर्न की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और उनके हाइपर पैरामीटर पढ़िए। नहीं आता है कुछ समझ में तो आप मुझसे पूछिएगा। जरूरी है आपको भी पता होना चाहिए कौन कौन सा हाइपर पैरामीटर, इसके उनके क्या मीनिंग है, ये पता होना चाहिए। एसके लर्न पर छोटे मोटे कोड दे रखे हैं, आप चला के देख लीजिएगा। जैसे एक कोड ये दे रखा इरीस वाला, आप चला के देख लीजिए उसे क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, तो और ये देखिए इतनी सारी मेथड्स हैं जो कि ट्री पे लग सकती है, क्या हम सारी लगाते हैं? नहीं लगाते। हम क्या करते हैं ज्यादा से ज्यादा, मॉडल डॉट फिट, ये देखो ये रही मॉडल डॉट फिट, ये लगाते हैं सिर्फ। प्रिडिक्शन करते हैं, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, ये करते हैं दो। हम तो प्रोबेबिलिटी और लगाते, प्रिडिक्ट प्रोबेबिलिटी, ज्यादा से ज्यादा यदि किसी को आता हो तो वही लगा लेगा। आप ये देखिए ये इतने सारे हैं मेथड जो कि अवेलेबल हैं, डिसेंट्री पे लगा सकते हो, बट वी यूज सम ऑफ दम। ठीक है, सिर्फ ट्रेन करने के लिए फिट, प्रिडिक्ट करने के लिए प्रिडिक्ट, बस इतने ही लगाते। बाकी और आप देख सकते हो इतने नहीं लगाते। आप चाहे तो देख लीजिएगा दो चार और लगा के स्कोर क्या होता है, प्रेडिक्ट प्रोबेबिलिटी से क्या निकलता है। ठीक है, डेप्थ से कोई डेप्थ निकल रही है कि नहीं निकल रही, ये देख लो आप। ठीक है, ये दो चार आप अप्लाई कर सकते हो, बाकी इतना कोई आवश्यकता नहीं है। यू कैन ट्राई फ्रॉम योर साइड। इनके बारे में भी एक्सप्लेन कर रखा है उसने, तभी साइकिट लर्न ऑफिशियल, क्योंकि ये सारे के सारे मॉडल एसकेलन से ही उठाए उन्होंने, तो इसलिए उसकी पूरी इंफॉर्मेशन दे रखी है एसकेलन ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो कुछ थोड़ा सा अपन एक्सप्लोर कर लें, अच्छी बात है। नहीं आता तो भाई मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। डिसेंट्री की ऐसी कुछ कहानी है हमारे पास पढ़ने के लिए। ओके, तो जैसा मैंने कहा, यहां भली इसने कह दिया कि भाई डिसीजन ट्री जो है वो यूजेस अ वाइट बॉक्स मॉडल अप्रोच, यूज दिस थिंग, यानी कि वो क्राइटेरिया यूज कर रहा है, उससे हमें पता, लेकिन नहीं कि नहीं नहीं नहीं। इफ अ गिवन सिचुएशन इज ऑब्जर्वेबल, यदि ऑब्जर्वेबल है तो एक्सप्लेशन आसानी से कर दोगे, यदि ऑब्जर्वेबल नहीं है तो तुम्हें पसीने आ जाएंगे। ठीक है, कि कैसे क्या करा। बाय कॉन्ट्रास्ट तो ब्लैक बॉक्स मॉडल, तो वो मशीन लर्निंग के जितने भी मॉडल है ना वो इसी कैटेगरी में आते हैं, ब्लैक बॉक्स में। अंदर क्या हो रहा है अता पता नहीं, कोशिश करते हैं। मैंने क्या ऑब्जर्वेबल, कैसे ऑब्जर्व करोगे, विजुअलाइजेशन बना के ऑब्जर्व करोगे, एक्सप्लेनेबल एआई लगा के ऑब्जर्व कर लोगे कि कौन सा फीचर इंपॉर्टेंट था, किस पे ब्रेक, तो जितनी जानकारी मुझे लग सकती थी वो मैं लगा लूंगा। बाकी कई जगह तो ऐसा है कि नहीं पता तो कोई बात ही नहीं हो, तो कर रहा कर दिया उसने। ठीक है, दैट्स अ मैथ्स। तो मैंने आपसे क्या बोला, प्रोग्रामिंग पर इतना नहीं, मैथ्स एंड कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करने का। ठीक है, कोड तो मैं बनवा लूंगा, और कोड जो बनवाऊंगा उसको भी मैं समझ लूं, इतनी प्रोग्रामिंग मेरे को आनी चाहिए। ठीक है, अब आप ये सोचिए कि डेवलपर बन रहे हैं हम तो बहुत बड़े। ठीक है, तो भाई ऐसा है, सीख लो, कोई इशू नहीं है, सीखिए आपने, अच्छी बात है, आती है। बट ट्रेंड चेंज होने वाला है अब आगे भविष्य में, एआई सब बदलते जा रहा है। ओके, अब जैसे मैं आज एक आर्टिकल भी पढ़ रहा था, यूएई वालों ने भी, यूएई में भी ऐसा है कि उन्होंने 4 गुना कर ली अपने एआई इंजीनियर्स, बढ़ा ली उन्होंने एआई इंजीनियर्स की, उन्होंने संख्या बढ़ा ली, उन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं, एआई इंजीनियर्स बढ़ा ली उन्होंने 4 गुना। क्यों, वो नहीं बना रहे क्या? अब हमारी आईटी इंडस्ट्री में भी ऐसा ही है। अब जैसे वो डेवलपर आ रहे हैं, अभी आपने देख रहे देविका इंडिया की है, वो एआई डेवलपर है, आपने मुझे डेविन के बारे में बताया था। तो अभी ये मार्केट में लॉन्च हुए हैं। अभी आप जैसे अपने पास ओपन एआई वालों ने सोरा जो बनाया, प्रॉम टू वीडियो, इनको ऐसे आने तो दो फ्री हैंड पे। अभी ये टेस्टिंग पर ट्रायल पे चल रहे हैं, इनको फ्री हैंड, जैसे चैट जीपीटी कैसा आ गया फ्री हैंड, आने तो दो उनको भी। अभी देखो बहुत सारे खेल खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये सीखना है। ठीक है, और सीखना ऐसे है, मेरी और भी कुछ बातें हैं आपसे जो बड़ी महत्वपूर्ण है, समझिएगा क्या कहना चाह रहा हूं मैं। सर्वाइवल हमारा कैसे बना रहेगा, देखिए मैंने क्या बोला, मैथ सीखिए, कॉन्सेप्ट सीखिए, उस पर फोकस करिएगा। ठीक है, जो ये कर सकता है, जो ये एआई कर सकता है, ठीक है, ये हमारे, हमने किस लिए बनाया है एआई, मशीन वशीन किस लिए बनाई है हमने, कि हमारे, अच्छा एक जो हमारे एंड्रयू सर हैं जो गॉडफादर माने जाते हैं एआई के, उन्होंने कहा कि एआई जॉब तो नहीं, ये टास्क कम कर देगा, मतलब टास्क करता है ये, कम कर देगा। तो मैंने बोला भैया जॉब में टास्क ही तो असाइन होते हैं हमें,
जॉब में कोई आदमी काम करने जाएगा तो उसको टास्क ही तो देते हैं, ये काम करके दे देना मेरे को। अब वो एआई टास्क ही खत्म कर देगा तो तुम जॉब काहे की करोगे? जॉब का मतलब क्या? टास्क दिए जाते हैं। प्रोग्राम बोलो तो प्रोग्राम बना देगा, कंटेंट बोलो तो कंटेंट बना देगा, वीडियो बनाना तो वीडियो बना देगा, इमेज बोलो तो इमेज बना देगा, सभी तो बना देगा। फिर क्या करने गए थे आप? क्या चल रहा है? अब सीधी सी बात, हमारे जो प्राइमरी फंडामेंटल्स है, बेसिक्स हैं हमारे हमारी लाइफ के, उसको नहीं छोड़ने का। वो ये नहीं कर पाएगा, ये होली नहीं खेलेगा एआई। ठीक है, प्राइमरी बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ लाइफ, वो नहीं छोड़ने का। दूसरी बात, लफड़ा क्यों आ रहा है मालूम है क्या? हमारी डिपेंडेंसी मशीन्स पर ज्यादा हो गई है, इंटरनेट पे, डेटा हम हमारे, क्योंकि हमको इसी पे काम करना, पूरा दिन हम इसी पे बिता रहे हैं, स्मार्टफोन्स पे। हमारी डिपेंडेंसी के कारण ये एआई ने हमें ही चोट करना शुरू करी, हमारी डिपेंडेंसी के कारण। आपका डेटा यदि इंटरनेट पे नहीं है, आपका डेटा नहीं है, तो भैया बिना डेटा के तो कोई एआई चलेगा क्या? डेटा फीड करके तो मॉडल ट्रेन हुए, डेटा नहीं तो कुछ नहीं, काहे का एआई? जब डेटा ही नहीं तो क्या है? तो हमारे हमारे हमारा डेटा गया ना, हमने सारे काम करे ना मशीन पे, वो गया तो उसी से मॉडल ट्रेन हुआ। अब वो ओपन एआई का वो लेडी जो है मीरा, शायद इंडियन ओरिजिन की है वो, उससे भी इंटरव्यू पूछा गया कि ये बताइए आपने जो सोरा जो मॉडल है वो ट्रेन करा है कौन से डेटा पे ट्रेन करा? वो बोलती है पब्लिकली अवेलेबल। उससे फिर पूछा किस पे करा? वो बोलती पब्लिकली। ये क्या? उससे फिर 4 बार पूछा उसे कि कौन सा डेटा? बोलती पब्लिकली अवेलेबल। जो पब्लिकली अवेलेबल क्या होता? उससे पूछा, वो कई बार बोली पब्लिकली अवेलेबल। तो फिर उससे पूछा इंटरव्यूअर ने, वो यूट्यूब पर जो है वो उसको बोल रहे हो पब्लिक, वो फिर बोली पब्लिकली अवेलेबल। मतलब उसने ये बताया नहीं कहाँ से लिया। हो सकता है यूट्यूब वीडियो के उठा लिया, कोई नहीं बताता कि कौन कहाँ से डेटा लिया। और ये क्योंकि तुम थे ना इंटरनेट पे, तुमने अपना डेटा लोड कर दिया। ठीक है, इंस्टाग्राम पे है, ट्विटर पे है, यूट्यूब पर है, कई आर्टिकल है, सब पब्लिकली अवेलेबल है, उन्हें सब उठा लिया। ठीक है, तो हमने अपना डेटा दे दे के इन कंपनियों को अपॉर्चुनिटी दे दी, इन्हें चुपचाप से उठा के ट्रेन कर दिया, और कल को इन्होंने हमें चोट मार दी। ये खेल है। ठीक है, तो भाई आप अपने बेसिक्स पे रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और हम इन पे डिपेंडेंसी कर गए तो फिर इन्होंने अपन को ही ख़त्म कर दिया, बस यही कारण है। ठीक है, तो मेरी आज की क्लास में इतना ही था। बाकी डीप लर्निंग में, सॉरी डीप लर्निंग क्या बोल रहा हूँ मैं, डीप लर्निंग तो आगे पढ़ेंगे जब एमएल खत्म होगा। डिसी एंट्री में यदि कुछ न्यूमेरिकल्स या और भी कुछ